नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। तो इतने दिन से जो मैं बोल रहा था कि मैं फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनामिक्स की वीडियो लेके आऊंगा, तो आज वही फार्माकोकाइनेटिक्स पे हमारी वीडियो होने वाली है। हालांकि मैंने इसमें बहुत ज्यादा लैंग्वेज नहीं, थोड़ी लैंग्वेज रखी है ताकि आपको समझ में आए चीजें। जितना मैं समझ पाया हूँ, जितना इजीली मैंने चीजों को समझा है, उतने इजी में आपको बताने की कोशिश करूंगा। आपको अच्छा लगे आप समझिए, नहीं अच्छा लगता है आप बुक से भी पढ़िए, आपको और अच्छे समझ आएगा। लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको जितना इजी हो सके फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनेमिक्स यहाँ पे समझा पाऊं। ठीक है, तो हम हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो हम फार्माकोकाइनेटिक्स देखते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है? तो फार्माकोकाइनेटिक्स के लिए यहाँ पे क्या कहा है कि वैसे हम अगर जनरली देखें तो फार्माकोकाइनेटिक्स हम किसे कहते हैं कि वो बॉडी डज टू ड्रग, यानी बॉडी ड्रग के साथ में क्या क्या करती है। ठीक है, इसे हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं जनरल लैंग्वेज में। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे हम देखें जो इसकी लैंग्वेज दी हुई है, वो लैंग्वेज क्या दी हुई है? तो लैंग्वेज यहाँ पे है, इट इज द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट इन थ्रू आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, मतलब पूरी बॉडी में जो भी थ्रू आउट द बॉडी जहां जहां ड्रग जा रही है, इसको एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर और एलिमिनेशन तक, उस पूरे को हम किसके अंदर रखते हैं? यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर रखते हैं। एब्जॉर्प्शन से लेकर और एलिमिनेशन तक पूरा वो कहाँ पे आता है? फार्माकोकाइनेटिक्स तक आता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। ठीक है, वह क्वांटिटेटिव स्टडी होती है। तो जनरल लैंग्वेज में क्या कहेंगे? व्हाट बॉडी डज टू ड्रग। यहाँ पे लिख देता हूं, डज टू बॉडी डज टू ड्रग। अरे, बॉडी डज टू ड्रग, यानी बॉडी ने ड्रग पे क्या क्या काम किया, बॉडी ने ड्रग को किस तरह से यूज किया अपने लिए, वो फार्माकोकाइनेटिक्स में हमारे पास में आ गया। ठीक है, ऑल फार्माकोकाइनेटिक्स प्रोसेसेस इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट ऑफ द ड्रग, यानी कि इसमें क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग हो रहा है। ठीक है, उसमें हमारे पास में क्या आती है? यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको समझ आएगा नहीं, मैं आपको इसको समझाऊंगा पूरा। हम जनरल देख लेते हैं, जनरल हमारे पास में क्या क्या आता है। तो जनरल सबसे पहले हमारे पास में आता है, पहला वो होता है एब्जॉर्प्शन, दूसरा उसका डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा उसका मेटाबॉलिज्म और चौथा एक्सक्रीशन। तो क्या क्या प्रोसेस हमारे पास में, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला आता है एब्जॉर्प्शन, दूसरा आता है डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा आता है मेटाबॉलिज्म, और चौथा जो आता है वो है एट द एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, ये चार होती है। इसको अपन कैसे याद रखते हैं? इसको अपन याद रखते हैं एडीएमई। कैसे याद रखते हैं? एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। ये वाली चीज क्लियर है। अब चलो सबसे पहले हम ना एब्जॉर्प्शन को देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन में क्या क्या आता है। तो लैंग्वेज रखी है मैंने, थोड़ी सी लैंग्वेज को देख के डरना मत, मैं बहुत इजीली आपको पूरा समझाऊंगा। ठीक है, तो देखो एब्जॉर्प्शन का की कॉन्सेप्ट सबसे पहले देखें। एब्जॉर्प्शन तो आपको पता ही है एब्जॉर्प्शन क्या होता है, हम की कॉन्सेप्ट देखें उसका क्या है। तो की कॉन्सेप्ट ये है एब्जॉर्प्शन का, ओनली लिपिड सोल्यूबल ड्रग क्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। हम 11th 12th में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होती है या जो भी लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस होते हैं, वही सिर्फ यहाँ पे मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, क्योंकि वो भी लिपिड से बनी हुई होती है। अब यहाँ पे देखो दो चीज जो याद रखनी है। पहला, जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म होगी इसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, वो यहाँ पे क्या होगी? लिपिड सोल्यूबल, अनआयोनाइज्ड और आयोनाइज्ड। ये चीज याद रखना। ठीक है, अनआयोनाइज्ड और आयोनाइज्ड। तो अनआयोनाइज्ड किसको कह रहे हैं हम यहाँ पे? लिपिड सोल्यूबल को। अभी आगे एक चीज और समझाऊंगा। अभी एब्जॉर्प्शन के लिए हम क्या देख रहे हैं? अनआयोनाइज्ड हम किसको बोल रहे हैं? लिपिड सोल्यूबल को, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जा रही है। और आयोनाइज्ड फॉर्म जो कि वाटर सोल्यूबल है, और ये जो सेल मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। ये चीज क्लियर है। अब हम देखें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है? जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म होती है वो तो सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर जाएंगे, और जो आयोनाइज्ड होगी वो नहीं क्रॉस कर पाएंगे। सेम चीज लिखी हुई है। अब देखो, अब बात आती है एब्जॉर्प्शन में मेनली मीडियम की। पूरा खेल मीडियम का है। मीडियम सेम होगा तो ड्रग क्रॉस कर जाएगी या उस मीडियम में अच्छे से वर्क करेगी, या फिर अगर मीडियम सेम नहीं है तो ड्रग नहीं वर्क करेगी या नहीं एब्जॉर्ब होगी। ये वाली चीज क्लियर है। सिंपल सा लॉजिक है ये, की कॉन्सेप्ट यही है इसका, मीडियम सेम होना चाहिए। तो देखो क्या लिखा है, इफ व्हेन मीडियम पीएच इज इक्वल टू पीके, यानी कि पीएच और पीके। पीके हम किसके लिए लेते हैं? एसिडिटी के लिए यहाँ पे यूज करते हैं पीके। तो पीएच और पीके अगर इक्वल है तो यहाँ पे 50% आयोनाइज्ड होगा, 50% अनआयोनाइज्ड होगा।
यानी कि व्हेन मीडियम इज सेम टाइप एज ड्रग, यानी कि मीडियम अगर ड्रग के ही समान है, जैसी हमने ड्रग ली है वैसा ही मीडियम है, तो वो ड्रग आसानी से यहाँ पे अनआयोनाइज्ड फॉर्म में हो जाएगी। अनआयोनाइज्ड फॉर्म का मतलब आसानी से लिपिड सोल्यूबल हो जाएगी, और या कहें कि आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएगी। सिंपल लॉजिक है, मीडियम सेम, ड्रग अनआयोनाइज्ड फॉर्म में। तो क्या लिखा है, व्हेन मीडियम इज सेम एज टाइप, व्हेन मीडियम इज सेम टाइप एज ड्रग, एसिडिक ड्रग इन एसिडिक पीएच और बेसिक ड्रग इन बेसिक पीएच। यानी कि अगर एसिडिक मीडियम में एसिडिक ड्रग होगी या बेसिक मीडियम में बेसिक ड्रग होगी, तो वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होगी और मोर लिपिड सोल्यूबल होगी। सिंपल है, कुछ भी बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है, खत्म। मीडियम सेम है, मोर अनआयोनाइज्ड फॉर्म, मोर लिपिड सोल्यूबल, खत्म है। बढ़े आगे, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, एसिडिक ड्रग की बात करते हैं। तो एसिडिक ड्रग एब्जॉर्प्शन बेटर इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक ड्रग का एसिडिक मीडियम में भी एब्जॉर्प्शन बेटर होगा। अब कहाँ एसिडिक मीडियम ज्यादा अच्छा होता है, तो स्टमक में ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए एस्पिरिन जो होती है वो ज्यादा अच्छे से स्टमक में एब्जॉर्ब हो जाती है। किसकी बजाय, मॉर्फिन और एट्रोपिन की बजाय। मॉर्फिन और एट्रोपिन जो है वो इंटेस्टाइन में जाके अच्छे से एब्जॉर्ब होती है। क्यों, क्योंकि मॉर्फिन और एट्रोपिन जो होती है वो बेसिक ड्रग है, और इंटेस्टाइन में बेसिसिटी ज्यादा होती है, यानी इंटेस्टाइन में बेसिक मीडियम अच्छा होता है। इंटेस्टाइन में बेसिक मीडियम अच्छा है, मॉर्फिन और एट्रोपिन भी बेसिक ड्रग है, तो वो इंटेस्टाइन में अच्छे से एब्जॉर्ब होगी। लेकिन एस्पिरिन एसिडिक ड्रग है, स्टोमक में एसिडिक मीडियम है, तो एस्पिरिन आसानी से एसिडिक मीडियम में यानी कि स्टमक में एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। तो एसिडिक ड्रग एसिडिक मीडियम में अच्छे से एब्जॉर्ब होगी, ठीक। अब यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा है कि पीएच ज्यादा है पीकेए से, पीएच कम है। अब पीएच कम हम किसको कहते हैं, पीएच जितनी कम होगी एसिडिक मीडियम उतना अच्छा होगा, तो यहाँ लिखा भी है मैंने, पीएच कम है एसिडिक मीडियम, पीकेए ज्यादा है, जितना ज्यादा पीकेए होगा, ये सब आप बेसिक केमिस्ट्री आपने पढ़ी हुई है, जितना पीकेए ज्यादा होगा एसिडिटी भी उतनी ज्यादा होगी। यानी ड्रग का अगर यहाँ पे पीकेए ज्यादा है, यानी कि उसकी पीएच उतनी ही कम है, यानी कि वो उतनी ही एसिडिक है, तो वो यहाँ पे मोर अनआयोनाइज्ड होगी, तो वो लिपिड सोल्यूबल ज्यादा होगी। वहीं पे अगर बेसिक मीडियम है, यानी पीएच ज्यादा 7 से ज्यादा जा रही है, लेकिन ड्रग हमारी एसिडिक ही है अभी भी, तो वो मोर आयोनाइज्ड होगी। आयोनाइज्ड का मतलब क्यों, वाटर सोल्यूबल होगी, यानी कि लिपिड में कम सोल्यूबल होगी, यानी लिपिड में वो सोल्यूबल नहीं होगी। सिंपल चीज है, कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। सेम मीडियम, ज्यादा आयोनाइज्ड, ज्यादा लिपिड सोल्यूबल, खत्म। नेक्स्ट, सेम चीज बेसिक ड्रग के लिए एब्जॉर्प्शन बेटर कहां पे होगा, बेसिक मीडियम में। इंटेस्टाइन में बेसिक मीडियम ज्यादा होता है, इसलिए अब देखो पीएच ज्यादा यानी 7 से ज्यादा है, और ड्रग कौन सी हमारी, ड्रग बेसिक है, पीके कम हो गया ना, पीके कम का मतलब क्या है कि बेसिक ड्रग है, तो वो मोर आयोनाइज्ड होगी, यानी कि बेसिक मीडियम में बेसिक ड्रग ज्यादा यहाँ पे सोल्यूबल होगी। ऐसे एसिडिक मीडियम अगर यहाँ पे आ जाता है लेकिन ड्रग हमारी बेसिक है, तो वो मोर आयोनाइज्ड होगी। आयोनाइज्ड का मतलब लिपिड सोल्यूबल नहीं होगी, जितनी ज्यादा आयोनाइज्ड होगी उतनी ज्यादा लिपिड सोल्यूबल नहीं होगी, जितना आयोनाइजेशन ज्यादा होगा वो वाटर सोल्यूबल उतनी ज्यादा होती जाएगी। खत्म है, जो लिखा है वही है, कुछ अलग नहीं है, खत्म। नेक्स्ट, इतना चमका, आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ आया कमेंट करो, फिर से दोबारा दूसरी वीडियो बना दूंगा समझाने के लिए, समझ आना चाहिए, समझ आना ज्यादा जरूरी है। एब्जॉर्प्शन हमारा खत्म होता है, एब्जॉर्प्शन के लिए सिर्फ की कॉन्सेप्ट क्या करना है, जितना सेम मीडियम में सेम ड्रग एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, उसकी सोल्यूबिलिटी अच्छी होगी। एसिडिक मीडियम में एसिडिक ड्रग, बेसिक मीडियम में बेसिक ड्रग, खत्म, एब्जॉर्प्शन खत्म होता है। डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, आफ्टर द ड्रग रीचेज द ब्लड इट मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस टिश्यू। हमें पता है डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वेरियस टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब इसके दो हाइपोथेटिकल पैरामीटर आते हैं, ठीक है, या यहाँ पे इसका एक क्या है, सॉरी एक हाइपोथेटिकल पैरामीटर है क्या, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो पा रही है। मोर अमाउंट ऑफ ड्रग एंटर, हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लो अमाउंट ऑफ ड्रग एंटर, लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ड्रग अगर कम अमाउंट पे एंटर हो रही है तो लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये आगे पूरा अच्छे से समझ में आएगा, भी यहाँ पे रुकना थोड़ा, ठीक है। और जितना ज्यादा ड्रग होगी तो हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। अब देखो दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक अभी हम पढ़ के आए हैं एब्जॉर्प्शन, तो पहला तो लिपिड सोल्यूबिलिटी पे, दूसरा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, बाइंडिंग का मतलब पकड़ के रख लेना, ठीक है।
अब देखो, जितनी अच्छी लिपिड सोल्यूबिलिटी होगी, पहला कॉन्सेप्ट क्या आता है लिपिड सोल्यूबिलिटी का, जितनी अच्छी लिपिड सोल्यूबिलिटी होगी उतनी अच्छी मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी, उतना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी उतना अच्छा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लिपिड सोल्यूबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, यानी कि मेम्ब्रेन को क्रॉस अच्छे से कर पा रही है, तो हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की अगर बात करें, यानी प्लाज्मा में जो, अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया सेल्स में, लेकिन अगर ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज्यादा हो रही है, यानी ब्लड ने उस ड्रग को पकड़ के रख लिया है, तो वो उसको डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होने देगी। क्या किया है ब्लड ने, यहां पे हम प्लाज्मा प्रोटीन की बात कर रहे हैं, प्लाज्मा प्रोटीन ने ड्रग को पकड़ के रख लिया है, यानी कि वो उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने दे रही है। तो यहाँ पे देखो कि अगर हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है, यानी कि ड्रग ने, यहाँ पे जो प्लाज्मा प्रोटीन है इसने ड्रग को पकड़ के रख लिया अपने पास, तो ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने दे रही है, यानी कि अगर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज्यादा होगी तो ड्रग ब्लड में रुकेगी और उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा, इसलिए लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इतना क्लियर है? तो वहां पे क्या करेगी ड्रग जो होगी, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग होगी। अब आप कहोगे ऐसा कैसे, जब डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं हो पा रहा है, लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे ये है, तो फिर लॉन्ग एक्टिंग क्यों होगी? क्योंकि हमने क्या कहा कि वो ड्रग में ज्यादा टाइम, ड्रग जो है ब्लड में ज्यादा टाइम तक रुकेगी, तो क्या होगा कि धीरे धीरे से उसका रिलीज हो रहा होगा, धीरे धीरे से रिलीज हो रहा होगा, तो क्या है कि स्लो रिएक्ट करेगी, लेकिन ज्यादा टाइम तक रिलीज हो रहा होगा ना, ब्लड ने पकड़ के रख रखा है, स्लो रिलीज हो रहा है, तो ज्यादा टाइम तक एक्ट करेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, इतना चमका। नेक्स्ट चलते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग कैन ऑल्सो एक्सपोज द ड्रग टू सेवरल ड्रग इंटरेक्शन ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द बाइंडिंग साइट। अब यहाँ पे क्या होता है देखो, यहाँ पे ना जब प्लाज्मा प्रोटीन ने ड्रग को पकड़ के रख रखा है, तो अगर कोई दूसरी ड्रग आ गई, अब दूसरी ड्रग भी ब्लड में आ रही है, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से कोई ड्रग ब्लड में पड़ी हुई है क्योंकि प्रोटीन ने उसको छोड़ा ही नहीं था, तो यहाँ पे ड्रग ड्रग इंटरेक्शन भी हो जाता है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई ड्रग आई तो वो क्या करती है, अगर उसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा है, तो पहले से जो ड्रग थी ना उस ब्लड में, जिसको प्रोटीन ने पकड़ के रख रखा था, कोई नई ड्रग आई उसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज्यादा है, तो ये इस पहले वाली ड्रग को भगा देगा, तो निकल, मेरी बाइंडिंग, इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा है, तो ये पकड़ के रख लेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, खत्म। अब देखो, अगर लो वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, किसी ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम है, अगर कोई ऐसा पॉइजन खा लिया जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम है, यानी कि क्या हुआ कि अब वो ब्लड में है, ब्लड में है, ठीक है, लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि ब्लड में प्रेजेंट है, तो अगर हम डायलिसिस कराएंगे तो फटाफट से वो वहां पे से बाहर निकल जाएगा, ब्लड में ही पड़ा हुआ है ना, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हो पाया है, यानी कि मतलब क्या हुआ सिंपल सा कि हम उसको डायलिसिस के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा पॉइजन ले लिया जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो गया, हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, कहां चला गया, टिश्यू में चला गया, सेल में चला गया, तो क्या हम उसको डायलिसिस के थ्रू निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे, तो वहां पे डायलिसिस इफेक्टिव नहीं होता है। लेकिन लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर है, यानी कि वो ब्लड में ही पड़ी हुई है, तो उसको डायलिसिस के थ्रू हम यहाँ पे इफेक्टिवली बाहर निकाल देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलें आगे, इतना चमका, ठीक है। अब आगे बढ़े, तो ये कुछ ड्रग यहाँ पे दी हुई है, ड्रग विद हाई प्लाज्मा प्रोटीन, हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। इनको याद रख सको, याद रखना नहीं सकते हो छोड़ दो, मुझे नहीं लगता है बहुत रटने की जरूरत है, मेरा खुद का दिमाग खराब होता है, हम वैसे ही आयुर्वेद वाले हैं, तो हमें ना मेनली हमारी आयुर्वेद की ड्रग्स पे काम करना है। इनको अगर कुछ याद है, जैसे कुछ बेंजोडाइजिपिन्स याद रख लो, डायजिपाम हो गई, मिडाजोलम हो गया, एक दो ड्रग अगर याद रह जाती है याद रख लो, नहीं रहती है खत्म। डायलिसिस किन में इफेक्टिव नहीं होता है? जिनकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी कम होती है, उनमें यहाँ पे ये ना प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी कम है, यानी कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो उसमें डायलिसिस इफेक्टिव नहीं होगा। तो ट्रिक क्या है? अवॉइड डायलिसिस, अवॉइड डायलिसिस, अवॉइड डायलिसिस। तो ये ड्रग्स जो है ये डायलिसिस को अवॉइड कर देती है, यानी कि इन पे डायलिसिस इफेक्टिव नहीं होता है। इतना चीज क्लियर?
बड़े नेक्स्ट अपना ये ड्रग्स याद कर सकते हो, कर लो, आपकी मर्जी है, नहीं कर सकते हो, मैं इनको रटाने नहीं बैठने वाला हूँ यहाँ पे, मैं कॉन्सेप्ट पे बात करने आया हूँ, कॉन्सेप्ट पे बात करूंगा, रटने वाला काम मेरा नहीं है। ठीक है, लिख दिया है, याद कर लो। तो इसके बाद में हम चले यहाँ पे, हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो आता है उसका फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, डोज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटेड डिवाइड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन। किसका प्लाज्मा कंसंट्रेशन? ड्रग का। ठीक है, ड्रग का प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ये अगर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, यही बात हमने की है कि ब्लड में जितनी ज्यादा ड्रग रुकेगी उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उतना कम होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं, चले आगे। ठीक है, और ये वाली चीज हम पहले ही पढ़ चुके कि जितनी ज्यादा डोज एडमिनिस्टर करेंगे उतना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये वाली चीज हम यहीं पे देख चुके हैं। ये देखो यहाँ लिखा है कि जितनी ज्यादा अमाउंट में ड्रग जाएगी उतना हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये वाली चीज क्लियर है। इसके बाद में देखो हमारे पास में नेक्स्ट क्या आता है, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या आएगा, मेटाबॉलिज्म का प्राइमरी साइट क्या है, हमें पता है यहाँ पे लीवर में प्राइमरीली जो भी जितनी भी ड्रग्स है उनका मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है। अब यहाँ पे क्या, मोस्ट ऑफ ड्रग्स इनएक्टिव बाय मेटाबॉलिज्म, बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती है जो कि मेटाबॉलिज्म के बाद में इनएक्टिव हो जाती है, ये वाली चीज क्लियर है। लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि इनएक्टिवेटेड कंपाउंड से एक्टिवेटेड हो जाती है मेटाबॉलिज्म के बाद में, इनएक्टिवेटेड कंपाउंड से एक्टिवेटेड हो जाती है मेटाबॉलिज्म के बाद में। उन ड्रग को हम कहते हैं प्रो ड्रग्स। क्या कहते हैं उन्हें? प्रो ड्रग्स। जो ड्रग्स मेटाबॉलिज्म के बाद इनएक्टिवेटेड कंपाउंड से एक्टिवेटेड हो जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रो ड्रग्स कहते हैं, ये वाली चीज क्लियर है। और सम एक्टिवेटेड ड्रग्स गिव एक्टिव मेटाबोलाइट, जैसे डाइजिपाम हो गई, प्रोपेनॉल हो गया, ये वाली ड्रग्स हो गई जो कि एक्टिव ड्रग्स होती है। मेटाबॉलिज्म में सिर्फ मेनली हमें 3 पॉइंट याद रखने हैं कि प्राइमरी साइट क्या है, ठीक है, दूसरा कि इनएक्टिवेटेड हो जाती है कुछ ड्रग्स मेटाबॉलिज्म के बाद, और कुछ ऐसी होती है जो एक्टिवेटेड हो जाती है, उनको क्या कहते हैं? हम प्रो ड्रग्स कहते हैं, ये वाली चीज क्लियर है। अब मेटाबॉलिज्म यहाँ पे देखो दो चीजों की मदद से हो रहा होता है, पहला माइक्रोसोमल एंजाइम्स की हेल्प से, दूसरा नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स की हेल्प से। ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही होती है वो 2 फेज में हो रही होती है, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 में क्या करते हैं, फेज 1 में यहाँ पे ये करते हैं कि उन ड्रग्स को यहाँ पे मैं एक्टिव और इनएक्टिव ड्रग, उन ड्रग के साथ में कुछ ऐसे कंपाउंड जोड़ देते हैं जिसकी वजह से, अभी हमने देखा ना कि कुछ ड्रग्स एक्टिव हो जा रही है मेटाबॉलिज्म के बाद, कुछ ड्रग इनएक्टिव हो जा रही है। तो इस फेज 1 में क्या करते हैं कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स उनके साथ जोड़ देते हैं या कुछ ऐसे ग्रुप्स उनके साथ जोड़ देते हैं जिसकी वजह से या तो वो एक्टिव हो जाए या वो इनएक्टिव हो जाए। लेकिन फेज 2 में क्या करते हैं, फेज 2 में यहाँ पे ड्रग को ये मेक ड्रग हाईली पोलर, यानी कि ड्रग को ये क्या बनाते थे, पोलर बना देते हैं, जिससे कि यहाँ पे वो वाटर सोल्यूबल हो जाती है और उसके एक्सक्रीशन में हेल्प होती है। हमने क्या कहा, फेज 1 में क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप जोड़ दे रहे हैं जिसकी वजह से ड्रग या तो इनएक्टिव हो जाए या ड्रग एक्टिव हो जाए। और फेज 2 का मेटाबॉलिज्म क्या कर रहा है, उस ड्रग को पोलर बना दे रहा है, यानी वाटर सोल्यूबल बना दे रहा है, ताकि वो ड्रग आसानी से एक्सक्रीट हो जाए। वाटर सोल्यूबल होगा तो वाटर सोल्यूबल होने से क्या होगा कि ड्रग आसानी से एक्सक्रीट हो पाएगी। तो हमें ये याद रखना है कि फेज 1 में जो ड्रग होती है वो वाटर सोल्यूबल भी रह सकती है या लिपिड सोल्यूबल भी रह सकती है, लेकिन फेज 2 खत्म होने के बाद हमेशा ड्रग क्या हो जाएगी, वाटर सोल्यूबल हो जाएगी। फेज 2 का काम ही यही है कि ड्रग को वाटर सोल्यूबल बना देना है ताकि वो एक्सक्रीट आसानी से हो सके। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर है। अब यहाँ पे देखो हमने क्या कहा, हम यहाँ पे आते हैं वापिस, 2 चीजों की हेल्प से होता है। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो कि एंजाइम एक्टिविटी को बढ़ाती है, एंजाइमल एक्टिविटी को बढ़ा देती है। ठीक है, तो वही ड्रग जैसे कि एंजाइम्स आए, उन्होंने इनहिबिट कर दिया, कुछ एंजाइम्स ऐसे होंगे कि मेटाबोलाइज को यहाँ पे इंड्यूस कर देंगे, उसको और एक्साइट कर देंगे। ठीक है, कुछ एंजाइम्स कुछ होंगे जो उस मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज कर देंगे, कुछ ऐसे होंगे जो उस मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देंगे। तो ऐसी हमारे पास कुछ ड्रग्स है जो एंजाइम इंड्यूसर होती है, कुछ ऐसी है जो कि एंजाइम इनहिबिटर होती है। कौन से एंजाइम, जो कि मेटाबॉलिज्म को बढ़ा दे रहे हैं या घटा दे रहे हैं, वो एंजाइम को इंड्यूस करने वाली है, उन एंजाइम्स को इनहिबिट करने वाली। वही मैंने वापस कहा, ड्रग रटाने का काम नहीं है, कॉन्सेप्ट पे डायरेक्टली बात कर रहे हैं।
ठीक है, तो ये कौन सी ड्रग है जो उन जो मेटाबॉलिज्म बढ़ाने वाले एंजाइम्स उनको इंड्यूस कर देगी, और कुछ ऐसी ड्रग्स है जो मेटाबॉलिज्म बढ़ाने वाले एंजाइम्स उनको इनहिबिट कर देगी। और प्रो ड्रग्स की हमने बात कर ही ली, जो कि इनएक्टिवेटेड कंपाउंड से एक्टिवेटेड हो जाती है बाद में मेटाबॉलिज्म के, उन ड्रग्स को हम प्रो ड्रग्स यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर है। ठीक है, ये हमारा मेटाबॉलिज्म वाला पोर्शन खत्म होता है। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट आता है एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन का जो मेजर रूट होता है वो किडनी होता है। देखो स्किन के थ्रू भी एक्सक्रीशन हो सकता है यहाँ पे, या अदर रूट भी हो सकते हैं, लेकिन मेजर रूट जो है हमारा वो किडनी है। ठीक है, जिसमें कि हमारे पास में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन सबसे पहले आता है, फिर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे जो लिपिड सोल्यूबल, हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर सोल्यूबल और लिपिड सोल्यूबल, यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में ऐसा कुछ नहीं होता कि लिपिड सोल्यूबल होगी तो वो एक्सक्रीट हो जाएगी और वाटर सोल्यूबल होगी तो वो उनका फिल्ट्रेशन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे इंडिपेंडेंट होता है सोल्यूबिलिटी से। ये डिपेंड करता है किसपे, प्रोटीन पे मेनली। यानी कि अगर जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज्यादा है तो यहाँ पे फिल्टर वो ड्रग हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि प्रोटीन का ये फिल्ट्रेशन करता ही नहीं है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और प्रोटीन फिल्ट्रेशन होता ही नहीं है। तो जो ड्रग हमने पढ़ा था अभी वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन में कि जो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन से बनी हुई है उनका यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा ही नहीं। ये डिपेंड किस पे कर रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रोटीन बाइंडिंग पे। ये सोल्यूबिलिटी पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, भले वो लिपिड सोल्यूबल हो वाटर सोल्यूबल हो, वो फिल्ट्रेट हो ही जाएगी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का होगा ही होगा। इतना क्लियर है? ठीक, क्योंकि यहाँ पे उसका क्या है कि ये ओवर साइज हो जाती है। ठीक है, ये आपने पढ़ाई है 11th में। हम इसके बाद हमारे पास में आता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, जो कि लिपिड सोल्यूबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है। अब इसको थोड़ा सा ना यहाँ पे समझना, हमने अभी पहले देखा था, इसको पहले देख लो। जो लिपिड सोल्यूबल होगी वो ब्लड में आसानी से यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाएगी, हमने देख लिया। जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स हैं वो यहाँ पे रीअब्जॉर्ब आसानी से हो जाएगी, क्योंकि जो सेल्स है वो भी उनकी भी जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड की बनी हुई होती है, तो आसानी से रीअब्जॉर्ब हो जाएगी। अगर ड्रग्स का रीअब्जॉर्प्शन हो जा रहा है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू, तो क्या उनका एक्सक्रीशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, इसलिए उनका ये एक्सक्रीशन यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। लेकिन जो ड्रग वाटर सोल्यूबल है यानी कि लिपिड में इनसोल्यूबल है, वो ड्रग क्या होगी कि यूरिन में ही पड़ी रह जाएगी, उनका रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो ही नहीं पाएगा, यानी कि उनका एक्सक्रीशन आसानी से यहाँ पे हो जाएगा, वो आसानी से एक्सक्रीट हो जाएगी। इतना क्लियर है? दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके देख लो और अच्छे से सुनाई देगा, समझ आएगा। रूल ऑफ आयोनाइजेशन की बात करें कि आयोनाइजेशन का रूल क्या है, हमने अभी पहले पढ़ा था कि जो ड्रग्स वाटर सोल्यूबल होती है वो आयोनाइज्ड फॉर्म में रहती है, जो ड्रग्स लिपिड सोल्यूबल होती है वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहती है। यहाँ पे दिखाऊं आपको, ये देखो, जो मोर आयोनाइज्ड होती है वो मोर सोल्यूबल होती है, सॉरी जो मोर अनआयोनाइज्ड होती है, अनआयोनाइज्ड वो लिपिड सोल्यूबल होती है, जो मोर आयोनाइज्ड होती है वो लिपिड सोल्यूबल कम होती है, यानी कि वो वाटर सोल्यूबल होती है। यही हमने कहा। तो यहाँ पे देखो वही लिखा हुआ है कि जो वाटर सोल्यूबल होगी वो आयोनाइज्ड फॉर्म में होगी, यानी कि उनका एक्सक्रीशन होगा यूरिन के थ्रू, वो ज्यादा हो जाएगा। वाटर में सोल्यूबल होगी, भागेगी निकल के। लेकिन जो लिपिड सोल्यूबल है वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होगी, यानी ब्लड क्या करेगा, उसको वापिस अपने पास बुला लेगा। लिपिड सोल्यूबल जितनी भी ड्रग्स होगी उनको ब्लड अपने पास बुला लेगा, क्योंकि सेल्स भी लिपिड की मेम्ब्रेन की बनी होती है, तो उनका रीअब्जॉर्प्शन होगा, यानी कि वो यहाँ पे एक्सक्रीट होने में दिक्कत क्रिएट करेगी। सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ठीक है, तो इतना हुआ। अब इसके बाद में क्या है कि व्हाट वी हैव टू डू इन पॉइजनिंग, यानी पॉइजनिंग में हमें क्या करना होता है। पॉइजनिंग में हमें क्या करना होता है कि हमारे पास में जो एसिडिक ड्रग है, अगर एसिडिक ड्रग की पॉइजनिंग हुई है, एसिडिक ड्रग की पॉइजनिंग हुई है, तो उस केस में हमें क्या कर देना है कि यूरिन को एल्कलाइन बना देना है। अब यूरिन को एल्कलाइन बना देने से क्या होगा कि यहाँ पे ड्रग जो है वो आयोनाइज्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ड्रग आयोनाइज्ड हो जाएगी। और जब ड्रग आयोनाइज्ड हो जाएगी तो वो रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। जो ड्रग्स होती है, जो भी सब्सटेंस होते हैं, वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में ज्यादा एब्जॉर्ब हो पाते हैं। जब हम ड्रग को ही यहाँ पे आयोनाइज्ड कर देंगे, यूरिन को एल्कलाइन बना के, तो वो रीएब्जॉर्ब हो ही नहीं पाएगी और आसानी से एक्सक्रीट हो जाएगी। ऐसे ही अगर बेसिक ड्रग की पॉइजनिंग हुई है तो हमें क्या करना है, यूरिन को यहाँ पे एसिडिक बना देना है। तो उससे क्या होगा कि ड्रग आयोनाइज्ड हो जाएगी
और अगर ड्रग आयोनाइज्ड हो गई तो वो आसानी से यहाँ पे एक्सक्रीट हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसके बाद में हम चलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन पे। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन पे हमारे पास में क्या आएगा, यहाँ पे लिपिड सोल्युबिलिटी और प्रोटीन बाइंडिंग इंडिपेंडेंट होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। क्यों? क्योंकि ये मेनली पंप पे यहाँ पे डिपेंड करता है। जो नेफ्रॉन में सेपरेट पंप प्रेजेंट होते हैं एसिडिक और बेसिक ड्रग के लिए। ये वाली चीज याद रखना, ड्रग यूटिलाइज द सेम ट्रांसपोर्ट में शो ड्रग इंटरेक्शन, यानी कि अगर ड्रग सेम जो पंप है उसको यूज कर ले रही है तो यहाँ पे वो हम कह सकते हैं इंटरेक्शन शो करेगी। जो प्रोबेनेसिक ड्रग है ये क्या करती है, ये एक्सक्रीशन को डिक्रीज करती है पेनिसिलिन के, क्योंकि ये इंटरेक्शन शो करती है। ये बहुत ज्यादा वो नहीं, सिर्फ इतना याद रखो यहाँ पे कि जो नेफ्रॉन में पंप है वो मेनली ट्यूबुलर सिक्रीशन में काम करते हैं, लिपिड सोल्युबिलिटी और प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी पे काम नहीं होता है। तो ये हमारा ट्यूबुलर सिक्रीशन यहाँ पे खत्म है। इसके बाद में देखो हमेशा याद रखना कि जो ड्रग्स है वो आयोनाइज्ड फॉर्म में अच्छे से यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है, लेकिन नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म या अनआयोनाइज्ड फॉर्म में अच्छे से यहाँ पे वो एब्जॉर्ब हो पाएगी। अनआयोनाइज्ड होनी चाहिए एब्जॉर्ब होने के लिए सेल्स में। क्लियर है? अब चलते हम, हमारा नेक्स्ट जो आता है वो है, यहाँ पे एक दो कॉन्सेप्ट समझा देता हूं आपको, उनको समझ लो फिर हमारा खत्म होता है। अब रेट ऑफ एलिमिनेशन क्या है यहाँ पे, तो रेट ऑफ एलिमिनेशन की अगर बात करें तो अमाउंट ड्रग क्या लिखा है भाई, ये अमाउंट ड्रग एलिमिनेट पर यूनिट। अच्छा ये एलिमिनेशन, रेट ऑफ एलिमिनेशन की डेफिनेशन अमाउंट ऑफ ड्रग, या अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम, अमाउंट ऑफ ड्रग जो कि पर यूनिट टाइम में एलिमिनेट हो रही है, ये रेट ऑफ एलिमिनेशन है। ये तो सिंपल सा वो याद ही आपको। हम क्लियरेंस की बात करेंगे, क्लियरेंस क्या है, तो क्लियरेंस क्या है, रेट ऑफ एलिमिनेशन डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन, किसका, ड्रग का प्लाज्मा कंसंट्रेशन। यानी कि अगर प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज्यादा है ड्रग का, यानी कि ड्रग प्लाज्मा में ज्यादा रुकी हुई है तो रेट ऑफ क्लियरेंस उसकी कम होगी। लेकिन अगर प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम है ब्लड में, यानी कि एलिमिनेट अच्छे से हो पा रही है, तो रेट ऑफ क्लियरेंस या क्लियरेंस भी ज्यादा होगी। कॉन्सेप्ट समझते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक और जीरो ऑर्डर काइनेटिक का। ठीक है, यहाँ पे वीडियो को छोड़ना मत, वीडियो को देखना कि यहाँ पे हाफ लाइफ ड्रग का कितने इंटरवल में देनी चाहिए वो समझ आएगा थोड़ा सा, बहुत ज्यादा है नहीं, जल्दी जल्दी से समझा देता हूँ। ये कॉन्सेप्ट आपने केमिस्ट्री में पढ़ाई है, मैं इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। कि अगर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन है तो जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है, ठीक है, वो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्लाज्मा कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर। यानी कि ऑर्डर अगर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेट ऑफ एलिमिनेशन। तो यहाँ पे कांस्टेंट फ्रिक्शन ऑफ ड्रग एलिमिनेट हो रहा होगा पर यूनिट टाइम। यानी कि अब क्या हुआ है कि ये दोनों इक्वल हो गए, प्लाज्मा कंसंट्रेशन और रेट ऑफ एलिमिनेशन दोनों इक्वल हो गए। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो क्या होगा यहाँ पे कि क्लियरेंस रेट जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, टी जो हाफ लाइफ है वो कांस्टेंट हो जाएगी। और यही मोस्ट ऑफ ड्रग में होता है। लेकिन कुछ ड्रग ऐसी होती है जिनमें जीरो काइनेटिक रिएक्शन हो रही होती है, जो कि अब जीरो यहाँ पे ऑर्डर है, ये फॉर्मूले में अगर हम रखेंगे तो अगर किसी की पावर जीरो है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वन हो जाएगा, वन हो जाएगा। यानी कि जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में वो इंडिपेंडेंट होती है प्लाज्मा कंसंट्रेशन से। यानी कि यहाँ पे कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड पर मिनट, जो अमाउंट है ड्रग का वो कांस्टेंट होगा, एलिमिनेट जो हो रहा होगा वो पर मिनट कांस्टेंट होगा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद में देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा उसकी वजह से, अब ये दोनों ये इक्वल हो गए तो यहाँ पे क्लियरेंस जो है, अगर क्लियरेंस ज्यादा है, यानी कि अगर वही हमने भी देखा था कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो क्लियरेंस कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि लो कंसंट्रेशन पे क्लियरेंस ज्यादा होगा। अगर क्लियरेंस ज्यादा हो रहा है तो टी हाफ लाइफ कम हो जाएगी। यानी क्लियरेंस ज्यादा हो जा रहा है तो वो ड्रग जल्दी से यहाँ पे वो खत्म हो जाएगी। टी हाफ लाइफ का मतलब क्या है कि कितना जल्दी से ड्रग उसकी 50% हो जा रही है। टी हाफ लाइफ भी मैं समझाऊंगा। ऐसे उसका वाइस वर्सा ही आप समझ ही यहाँ पे पा रहे हो। कुछ ड्रग्स ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई है जो कि जीरो काइनेटिक रिएक्शन की ड्रग होती है। ठीक है, इसमें कुछ बहुत रॉकेट साइंस है नहीं। आज थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है इसमें तो बार बार वीडियो को रोकना पड़ रहा है। देखो इसके बाद में हमारे पास में आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हाफ लाइफ का। हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट क्या है, मींस द टाइम इट टेक्स फॉर द अमाउंट
ऑफ द ड्रग ब्लड टू ड्रॉप हाफ ऑफ इट्स करंट वैल्यू, यानी जितनी एडमिनिस्टर हुई है उसकी जब हाफ लाइफ, जितना हाफ खत्म हो जाएगी, 50% कंसंट्रेशन रह जाएगी ब्लड में, उसको हमने क्या कहा है, हाफ लाइफ का है। क्या है हाफ लाइफ? जब जितनी एडमिनिस्टर हुई है, जितनी थी ब्लड में करंट में, जब उसकी 50% खत्म हो जाएगी तो उसको हम हाफ लाइफ कहेंगे। ये भी आपने पढ़ा है, जिसका मुझे पता है, मुझे क्योंकि मैंने ही पढ़ा है। अब देखो, जितना ज्यादा मेटाबॉलिज्म हो जाएगा उतनी कम इसकी शॉर्ट, या कहें कि हाफ लाइफ उतनी शॉर्ट होगी। मेटाबॉलिज्म जल्दी हो गया तो शॉर्ट हाफ लाइफ, मेटाबॉलिज्म कम है तो ब्लड में रुकेगी यहाँ पे और उसकी हाफ लाइफ यहाँ पे ज्यादा होगी। ये वाली चीज क्लियर है? टी हाफ का ये फॉर्मूला है, ठीक है, इसको देख लेना, इसमें कुछ है नहीं। हाफ लाइफ के लिए इतना याद रखो। हाफ लाइफ कहाँ काम करता है, इसका कॉन्सेप्ट ये हम देखते हैं, मेनली हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है। तो हम आते हैं इस पे, हमारे पास में देखो, टी हाफ डिटरमाइंस द डोजिंग इंटरवल। क्या करता है टी हाफ लाइफ? डोजिंग इंटरवल को डिसाइड करते हैं, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द स्टेडी स्टेट। जो टी हाफ लाइफ है हमारे पास में, वो मेनली यहाँ पे ड्रग डोज के इंटरवल को, ड्रग डोज का अमाउंट कितना होना चाहिए, वो टी हाफ लाइफ डिपेंड नहीं करेगा उस पर, या टी हाफ लाइफ उसको डिटरमाइन नहीं करेगा। टी हाफ लाइफ डिटरमाइन क्या करेगा कि इंटरवल कितना होना चाहिए। ये वाली चीज क्लियर है? ये ड्रग के डोज का अमाउंट कितना होना चाहिए उसको अफेक्ट नहीं करेगा। टी हाफ, हाउ ऑफ्टन वी नीड टू गिव ड्रग, यानी कितने इंटरवल पे देनी है। हाउ लॉन्ग इट टेक्स बिफोर द ड्रग लेवल्स इन ब्लड बिकम्स स्टेबल, यानी स्टडी स्टेट कब आएगी। स्टडी स्टेट का कॉन्सेप्ट अभी हम समझेंगे। नॉट डिसाइड हाउ बिग हिज डोज शुड बी, यानी कितनी बड़ी डोज होनी चाहिए, वो डिसाइड नहीं करेगा टी हाफ लाइफ। नॉट डिसाइड, ये क्या डिसाइड करेगा, कितने इंटरवल पे देनी है। शॉर्ट हाफ लाइफ, ड्रग डिसअपियर क्विकली, गिव इट मोर ऑफ्टन, यानी कि कम इंटरवल पे हमें इसको देनी है अगर शॉर्ट हाफ लाइफ है तो। अगर लॉन्ग हाफ लाइफ है तो ड्रग ब्लड में ज्यादा रुकेगी, यानी कि हमें उसको कम यहाँ पे, यानी कि उसका इंटरवल हमें ज्यादा रखना है, यानी गिव इट लेस ऑफ्टन, यानी कि कम रखनी है। कम रखनी है का मतलब क्या है कि इंटरवल को हमें ज्यादा बड़ा रखना है। ज्यादा बड़ा इंटरवल रखेंगे तो क्यों? क्योंकि ड्रग ऑलरेडी ब्लड में स्टे कर रही है, क्योंकि उसकी हाफ लाइफ ज्यादा है। क्लियर है? हाफ लाइफ क्या डिटरमाइन कर रही है कि इंटरवल कितना होना चाहिए। हाफ लाइफ कम है तो हमें ब्लड में उतनी कंसंट्रेशन बना के रखनी है, क्योंकि हाफ लाइफ क्या करेगी, उस कंसंट्रेशन को कम करेगी, तो हमें ब्लड में उतनी कंसंट्रेशन बना के रखनी है, इसको काम कर पाए, तो हमें इंटरवल को कम रखना पड़ेगा। लेकिन अगर लॉन्ग हाफ लाइफ है, यानी कि ब्लड में ज्यादा देर रुक रही है, तो हमें क्या करना है कि इंटरवल को ज्यादा रखना पड़ेगा। तो इट टेक्स 4 to 5 हाफ लाइफ फॉर अ ड्रग टू रीच स्टडी स्टेट, यानी स्टडी स्टेट पे पहुंचने तक ड्रग क्या करती है, 4 से 5 हाफ लाइफ यहाँ पे लेती है। अब देखो, इट फिक्स डोज ऑफ ड्रग इज गिवन आफ्टर रेगुलर इंटरवल, इट प्लाज्मा कंसंट्रेशन स्टार्ट इंक्रीज, however as plasma concentration increase rate of elimination also start increase when the rate of administration is equal to rate of elimination, यानी कि रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रेट ऑफ एलिमिनेशन के इक्वल हो जाती है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि प्लाज्मा की कंसंट्रेशन यहाँ पे स्टेबल हो जाती है, यानी कि प्लाज्मा में उतनी कंसंट्रेशन बनी रह पाती है कि बॉडी में वो ड्रग काम कर पाए। हमें ड्रग की कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखना पड़ता है ब्लड में, ठीक है। प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है ड्रग की वो मेंटेन करके रखनी पड़ती है, स्टेबल करके रखनी पड़ती है, उसी को स्टडी स्टेट कहा जाता है। किसको कह रहे हैं स्टडी स्टेट? की ब्लड में उस ड्रग की प्लाज्मा कंसंट्रेशन स्टेबल हो गई है, उसे हमने स्टडी स्टेट कहा, ठीक है। तो वही डिटरमाइन करने के लिए मेनली यहाँ पे टी हाफ लाइफ काम करती है। इतना समझ आया? नेक्स्ट देखो, टू डोज, यहाँ पे टू डोज स्ट्रेटेजी की बात करें तो लोडिंग डोज क्या होती है कि हाई वॉल्यूम ड्रग बाय दिस स्ट्रेटेजी, यानी कि अगर हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, वीडी क्या है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ड्रग ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है, यानी कि ब्लड में कम रुक रही है, तो उसकी स्टडी स्टेट आ नहीं पाएगी, प्लाज्मा में उसकी कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं रह पाएगी। प्लाज्मा में कंसंट्रेशन मेंटेन भी तो रखनी है हमें, तो फर्स्ट डोज जो होती है वो लार्ज डोज होती है, टू अटेन द स्टडी स्टेट क्विकली, यानी कि स्टडी स्टेट को फटाफट से लेके आना है। तो लोडिंग डोज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन, हमें प्लाज्मा कंसंट्रेशन उसको
मेंटेन करना है। मेंटेनेंस डोज, अब देखो प्लाज्मा कंसंट्रेशन मेंटेन हो, स्टेडी स्टेट पे आ गई, तो अब उसको मेंटेन भी करके रखना है, तो स्मॉलर डोज हम देते हैं, तो उसको हम मेंटेन डोज यहाँ पे कहते हैं, जो क्लियरेंस रेट इनटू टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन होती है। इसको मैंने बहुत हाई लेवल पे जाके नहीं समझाया है, बहुत नॉर्मल समझाया है, ताकि एक बेसिक आपको समझ आ पाए। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है, मुझे नहीं पता मैं कितना समझा पाया हूँ, पर अगर आपको अच्छे से समझ आया है तो कमेंट करें, वीडियो को शेयर करता है कि बाकी लोग भी इससे फायदा उठा पाए। अब ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो डायनेमिक्स पे हम वीडियो बाद में बनाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। काइनेटिक्स इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट डायनेमिक्स की वीडियो के साथ। थैंक यू।